Hi everyone, how are you? Hope you all are doing very well. I am also well. So आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर, जो कि मैंने पोस्ट भी डाला हुआ था कि इस संडे वीडियो लेके आ रहा हूं रिगार्डिंग राइट्स लिमिटेड में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था उसके जो प्रोसेस थे उसके बारे में, कैसा रिटेन एग्जामिनेशन हुआ था, इंटरव्यू कैसा गया था मेरा, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और स्ट्रेटजी क्या मेरी रहती है नॉर्मली। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर ये वीडियो आपके लिए 1% भी बेनिफिशियल हो तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा। अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ जो आपको पूछना हो क्वेश्चन तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आपके दोस्त या किसी के लिए बेनिफिशियल वीडियो होगी तो उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें। साथ ही मैं बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं वीडियोज लाता रहता हूं और आगे जो है बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं रिलेटेड टू इंटरव्यू, रिलेटेड टू प्राइवेट हो या पब्लिक हो सेक्टर अंडरटेकिंग हो, उसका क्या प्रोसेस रहा है, जो भी मैं एक्सपीरियंस करूंगा, इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे होते हैं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो इस सारी की वीडियोज आती रहेगी। तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्रिप्शन जो होती है बिल्कुल फ्री होती है, तो सब्सक्रिप्शन लाल रंग के बटन पर दबाए, बेल आइकन को दबाए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ऑन टाइम आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट्स लिमिटेड का जो एग्जामिनेशन ये वैकेंसी आई थी U1 लेवल की, ये 2 बार आई थी 7-8 महीने के अंदर में। एक बार अगस्त के टाइम में आई थी जब मेरा NHPC में सिलेक्शन हो गया था। फॉर्म मैं उस टाइम नहीं भरा था, बट उस टाइम जिस दिन इसका एग्जामिनेशन था ना 27 अगस्त को, उस दिन मुझे निकलना था NHPC के लिए। तो मैं NHPC के सिलेक्शन मतलब वहाँ पे पोस्टिंग लोकेशन पे, तो मैं वहाँ निकल गया, तो मैं एग्जामिनेशन उस बार दे नहीं पाया। बट दोबारा इसका 6-7 महीने के अंदर में ही वैकेंसी आ गई थी जनवरी में, और उस टाइम ये था कि थोड़ा प्रोसेस इनका फास्ट था बिकॉज इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ही बोल दिया था कि साथ जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना था उसके 7 दिन के या 5 दिन के अंदर में ही एग्जामिनेशन का डेट इन्होंने दे दिया था। तो फास्ट प्रोसेस था, तो बहुत ही अच्छा था। तो मैंने बोला कि चलो यार अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, भर देते हैं। फिल कर दिया मैंने, और एग्जामिनेशन जब इसका हुआ, जब एडमिट कार्ड मुझे मिला तब मुझे पता चला कि ये रिटेन ही होने वाला है। नाम तो रिटेन ही था एग्जामिनेशन का, लेकिन नॉर्मली CBDT करवाती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाती है PSU। बट ये ना रिटेन बेस्ड टेस्ट करवाई थी। बॉल पेन लेके आने के लिए उन्होंने बोला था, तो इसमें OMR सीट दिया गया था, उसमें गोला करना था आपको। ठीक है, और बेस्ट थिंग इसका क्या था कि OMR सीट में ना कार्बन कॉपी लगी हुई होती है, तो आप गोला कर दो, उसके बाद जब एग्जामिनेशन आपने दे दिया तो OMR सीट का जो कार्बन कॉपी है वो आप लेके जा सकते हो, ताकि आपको ये क्वेश्चन पेपर भी आप लेके जा सकते हो और वो भी लेके जा सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि आपने कौन सा टिक किया था किस आंसर के लिए। तो ये बेस्ट थिंग मुझे लगा कि हाथों हाथ आपको आंसर शीट मिल जाती है। ठीक है, तो बाकी स्ट्रैटेजी बता दो, तो तैयारी का मेरा कुछ ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, चाहे रिटर्न हो या इंटरव्यू। मेरा फोकस क्या होता है कि 5-7 दिन के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ कोई भी एग्जामिनेशन में देने जाता हूँ, तो और उसमें भी फुल टाइम डेडिकेट नहीं कर पाता हूँ बिकॉज जॉब में हूँ, तो फुल टाइम तो करना मुश्किल है। 1-2 घंटे डेली बेसिस पे करता हूँ। उसमें क्या होता है मेरा कि मेरा मेजर जो स्टडी होता है वो बुक से ना होके ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन इन द सेंस कि मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, जो टॉपिक मेरे माइंड में आता है, जो सिलेबस दिया होता है। कोई भी PSU जॉब जब निकलती है तो उसका सिलेबस दिया होता है, तो उस सिलेबस को मैं देखता हूँ और उस टॉपिक्स में मैं देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो मुझे अभी नहीं आ रही है, जो याद नहीं है, उस टॉपिक को मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। तो उस टॉपिक को जब मैं करता हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैक्सिमम टाइम में मुझे बेनिफिट जरूर ही मिलता है, बिकॉज जो टॉपिक नहीं करता वो याद होते, वो सामने आते हैं, उसको देखता हूँ। तो मतलब जैसे 100% मैंने चीज़ें देखी ना, तो उसमें से 50% तो आना ही आना है एग्जामिनेशन में। ऐसा हो जाता है, ऐसा किसी के भी साथ होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ होता है, बिकॉज सिलेबस से वो दिया है तो उसी से पूछेगा, और जो आपको आ रहा है वो तो आप टिक ही करोगे, जो नहीं आ रहा है वो गूगल पे देख रहे हो, एक नज़र भी देख लिया आपने तो अपना जो माइंड है वो थोड़ा तो ग्रैब कर ही लेगा उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी। तो ये मैं करके गया था। बट रिटन एग्जामिनेशन में था क्या कि नॉर्मली क्या होता है कि PSU जॉब में आपका पोर्शन जो होता है ना वो मैक्सिमम टेक्निकल पार्ट को दिया जाता है, यानी कि हमारे सिलेबस जो होते हैं मेन कोर सब्जेक्ट उससे ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन। लेकिन मुझे जैसा फील हुआ मैंने जब इसका एग्जामिनेशन दिया कि इसमें क्या था कि अपना वाला का तो था 125 मार्क का, 125 मार्क्स के थे क्वेश्चन। उसमें से मुझे लगा कि 40-50 मार्क का ही जो था कोर अपने अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन से था। बाकी 70 मार्क के आसपास जो क्वेश्चन थे वो बाहरी से ज़्यादा थे। करंट अफेयर्स हो गया, मैथमेटिक्स से हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन से हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब के ज़्यादा पोर्शन थे। बट ईजी थे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं थे। ठीक है, मॉडरेट आप बोल सकते हो। तो पेपर ठीक ठाक गया था। मुझे पता था कि लगभग सिलेक्शन होना ही है, और सिलेक्शन मेरा हो गया था, शॉर्ट लिस्टिंग हो गया था इंटरव्यू के लिए। जब भाई इंटरव्यू के लिए गया तो पता चला कि यहाँ पे GD नहीं होती है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। नॉर्मली PSU जॉब में GD भी करवाते हैं, GD क्वालिफाइंग नहीं होती है कि उसमें पास फेल आप नहीं होगे, लेकिन कुछ ना कुछ मार्क जरूर जुड़ता है।
बट यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू था। तो वहाँ पे गया, हमने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, ठीक है, और फिर वहाँ पे बातचीत होती है तो उससे पता चल गया कि 2-4 लोग जो है वो उनको मेरे से ज़्यादा मार्क्स हैं। और जिस सीट के लिए मैं अप्लाई किया था उसमें मेरा एक ही सीट था, तो एक सीट पे करीब 5-7 लोगों को बुलाया गया था, और उस 5-7 लोगों में 2 लोग ऐसे थे जिनके मेरे से ज़्यादा मार्क्स थे। 5-7 या लोग या 8 लोग के आसपास जो भी बुलाया था, याद नहीं आ रहा मुझे, बट उस एक सीट के लिए उसमें 2 लोग ऐसे थे जिनके मार्क्स मेरे से ज़्यादा थे। बट प्लस पॉइंट क्या था इसके इंटरव्यू में कि नॉर्मली जो इंटरव्यू होती है उसमें 40 से 50% मार्क, 40% मार्क रखती है कि इंटरव्यू को आपको पास करना होता है, जैसे कि पावर ग्रिड में था। बट यहाँ पे क्या था कि 60% मार्क आपको रखा था कि आप इंटरव्यू पास करोगे अगर 60% मार्क इंटरव्यू में लाते हो। जिसमें अगर 100 मार्क का इंटरव्यू है तो आपको 60 मार्क लाना पड़ेगा, तभी आप पास होगे। तो इनका जो इंटरव्यू था वो 40 मार्क का था, तो 40 मार्क में पासिंग मार्क जो था 24 मार्क का था। वहीं पे हुआ गेम, क्या हुआ कि मेरा जो इंटरव्यू गया वो सबसे बेस्ट गया और मेरे को 28 मार्क्स मिले, 70%। और जिनको मेरे से ज़्यादा मार्क्स थे ना, उनका जो इंटरव्यू गया, उनको एक का तो मैंने चेक किया था 16 मार्क आया था, वो फेल हो गया। उनका जो मार्क रिटन टेस्ट में ज़्यादा था वो उनके लिए काम नहीं आया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया रेड्स लिमिटेड के लिए, मुझे ऑफर लेटर मिला। तो यहाँ पे ये बेनिफिट मुझे मिला, और ये मेरे लिए बेनिफिशियल था, लेकिन जिनको मार्क ज़्यादा हुआ था आया था रिटन टेस्ट में, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा सिलेक्शन हुआ। अब है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। तो जब मैं इंटरव्यू में गया तो नॉर्मली मैं बोलता भी हूँ, और जो लोग उस टाइम थे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि सबसे ज़्यादा रिलैक्स जो बंदा था वहाँ पे इंटरव्यू के लिए वो मैं था, ठीक है। बाकी जो लोग थे चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, सब के सब लगे हुए थे, कोई ये पढ़ रहा था, कोई वो पढ़ रहा था, कोई बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था कि यार जल्दी इंटरव्यू ले ले, ये कर ले वो कर ले, कोई पहले जाने के लिए रेडी था, कोई बाद में जाने के लिए, कोई अमेंडमेंट पढ़ रहा था। और मैं सबको बोलता था कि भाई अपने रिज्यूमे पर फोकस करो, आपका अगर एक्सपीरियंस, क्योंकि 2 साल के एक्सपीरियंस वाला ये पोस्ट था, पोजीशन था, तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है। और मैं चिल था, ठीक है। जो लोग अगर वीडियो उसमें से एक ही बंदा देख रहा होगा तो उसे याद होगा कि मैं बहुत ज़्यादा चिल था। और मैं अपनी स्थिति बताता हूँ कि क्या सिनेरियो था कि मैं जब एग्जामिनेशन देने गया था 4 तारीख को, 4 फरवरी को एग्जामिनेशन था, और मेरी बहन की शादी थी 18 फरवरी को। तो मैं घर के लिए निकला था और घर के लिए रास्ते मुझे रिजल्ट पता चला कि मैं पास हो गया, और फिर पता चला कि इंटरव्यू 27 को है, तो मुझे वापस भी आना था। और मेरी जो टिकट हुई, एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो टिकट की बहुत दिक्कतें होती है। टिकट जो हुई 25 का मैं करवाने की कितना भी कोशिश करा नहीं हुआ, 26 का हुआ, और 26 से 24 घंटे लगते हैं। तो 26 का मॉर्निंग का जो मैंने टिकट लिया था वो मुझे 27 को मॉर्निंग में मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ा गया, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था। 7:30 बजे के आसपास मैं इंटरव्यू रेलवे स्टेशन में पहुंचा, और 9 बजे मुझे रिपोर्ट करना था गुड़गांव लोकेशन हेड ऑफिस। मैं गुड़गांव लोकेशन जब 9 जाने के लिए रवाना हुआ तो करीब 10 बजे के आसपास मैं गया, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि 9 बजे ही आना आपको। बट मेरी स्थिति देखो कि मैं 24 घंटे ट्रेन में ट्रेवल करके आया हूँ, नहा नहीं पाया मैं, ठीक है। और मैं कपड़े मंगवाया घर से, जो यहाँ पे थे पहले से, उनसे कपड़े मंगवाया। मेट्रो के टॉयलेट वाले रूम में मैंने कपड़े चेंज किए, ठीक है, वहाँ पे अलाउड नहीं होता चेंज करना नॉर्मली, ठीक है। और फिर मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, थका हारा हुआ था, और लेकिन था मैं रिलैक्स, और उसी का बेनिफिट मुझे मिला। मैं जब इंटरव्यू के लिए अंदर गया तो उन्होंने मुझे पहले अपने बारे में पूछा, अपना इंट्रोडक्शन मैंने दिया, और नॉर्मली पीएसयू में हिंदी इंग्लिश दोनों आपको बोलने के लिए मौका दिया जाता है, बट उन्होंने हिंदी में स्टार्ट की, तो मैं भी हिंदी में ही उनसे चालू हो गया बोलना, जो भी पूछ रहे थे वो। फिर उन्होंने मुझे मेरे जो भी प्रोफाइल है, मेरा जो प्रोफाइल बेसिकली है वो कॉस्टिंग का, मेन कोर कॉस्टिंग का है, तो कॉस्टिंग से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था जैसे कि आप कौन सा कॉस्टिंग करते हो, तो मैंने बता दिया ये कॉस्टिंग करता हूँ। आपकी कंपनी क्या करती है, तो कंपनी के बारे में बताया। फिर बोला कि आपने प्रीवियस में ABCD कॉस्टिंग किया हुआ था, मैंने हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर में ABCD कॉस्टिंग, डी बोल रहा हूँ मैं, ABC कॉस्टिंग की हुई है। तो ABC कॉस्टिंग क्या होती है उसके बारे में बताइए। ABC कॉस्टिंग के बारे में मैंने बताया, क्यों ABC कॉस्टिंग डिफरेंट मेथड है उसके बारे में मैंने बताया, ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था कि मैं बजटिंग में हूँ, कॉस्टिंग में हूँ, तो उन्होंने बोला बजट्स क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करो। फिर मुझे बोला कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है उसके बारे में बताओ, कितने टाइप्स उसमें होते हैं, यानी कि वेरिएंसेस कितने टाइप के होते हैं, जैसे मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस होता है, उसका यूसेज वेरिएंस होता है, तो ये सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये मैंने बता दिया। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट उसमें लिया जाता है एब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल में वेरिएबल पे डिसीजन लिया जाता है।
और देन उन्होंने पूछा कि आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग जो दोनों डिफरेंट है, दोनों में बेस्ट क्या होता है। तो मैंने बोला कि बेस्ट दोनों में, दोनों ही सही है, लेकिन बेस्ट आज की डेट में अगर आप डिसीजन मेकिंग के लिए बात करोगे तो मार्जिनल है, क्योंकि एक फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स होती है, चाहे कुछ आउटपुट मिले या ना मिले। और मैंने उनको उसी रूम का उदाहरण दे दिया। मैंने बोला हम लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, तो जब तक हम बैठे हुए हैं तभी तक इसकी चार्ज नहीं होगा, इसका रेंट फिक्स है, मंथली जाएगा। तो हम अगर खाली भी कर देंगे ना, इसमें कुछ नहीं होगा, फिर भी इसका रेंट जाएगा। तो ये डिसीजन मेकिंग में मेरा काम नहीं आएगा। और इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है वो नंबर ऑफ सीट्स पे जाती है, अगर कितने लोग आए, उसकी फ़ी कितनी मिली, जो वेरिएबल पार्ट है उससे रिलेटेड होगी, तो उस पर डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन फिक्स जो है रेंट, चाहे रूम का देना है खाली हो या भरा हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सेटिस्फाई हो गए। और फिर मुझे इंडेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा अकाउंट्स वाले ने, इंडेस में कौन सा इंडेस है। तो मैंने बोला इंडेस मैंने ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है मेरा थियोरेटिकल एक्सपोजर है, और थियोरेटिकल एक्सपोजर में आप पूछ सकते हो मेरे से। तो उन्होंने इंडेस एक 115 पूछा, जो कि फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट इंडेस अगर आज के डेट में कोई है तो 115 है। कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ तो 115 जरूर पढ़े जाना। तो वो मुझे आता था, तो मैंने उनके बारे में बता दिया उनको। उसके बाद उन्होंने और कुछ चीज़ें पूछी जो कि मेरे को इंडेस में नहीं पता था, जैसे लीज के बारे में उन्होंने पूछना चालू कर दिया, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो मैंने बोला लीज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है मेरे पास। फिर कुछ जगह वो जैसे टैक्सेशन से उन्होंने पूछा था कि टैक्सेशन में बताओ 139 सेक्शन के बारे में पता है। तो 139 तो सबको पता होगा नॉर्मली, डायरेक्ट टैक्सेशन का, फाइलिंग ऑफ रिटर्न का है। बट उन्होंने फिर पूछा कि 139 में बहुत सारे हैं, 1 से लेके 11 या 10 तक उन्होंने बोला सब सेक्शंस है, उसके बारे में बताओ। तो उसमें 2-4 ही मुझे पता थी, ठीक है, जैसे कि बिलेटेड रिटर्न हो गया, रिवाइज रिटर्न हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो ये 2-4 चीज़ें मुझे पता थी, बाकी नहीं पता थी। तो मैंने उनको बोला कि सर सॉरी, करेंटली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। फिर उन्होंने मुझे स्क्रूटनी से रिलेटेड पूछा, स्क्रूटनी असेसमेंट के बारे में सुना है, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत याद था, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने ASMT या AGMT होता है, कोई फॉर्म होता है 10, वो क्या होता है, वो मैं देख के गया हुआ था, बट दिमाग में आ नहीं रहा था। तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने पढ़ा हुआ है, बट मेरे को माइंड में नहीं आ रहा, ये 11 भी होता है। और ये जो था वो था स्क्रूटनी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो होता है उसके लिए होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट में। ASMT या AGMT ऐसे करके है, फॉर्म नंबर 10 और फॉर्म नंबर 11। तो उन्होंने बोला कि भाई जिसका 10 होगा उसका 11 होगा ही, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि 10 है तो सर 11 भी है, वही वाला है ना, ये आपको आता है तो वो बताओ। मैंने बोला सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं। और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपने NSPC ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो उसके बारे में मैंने उनको कन्विंस किया। फिर उन्होंने पूछा कि हम भी आपको ऐसे लोकेशन में भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने सब कुछ उनको पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की, और एट द एंड रिजल्ट ये आया कि मुझे 70% मार्क आया था इंटरव्यू में, और मेरा सिलेक्शन हो गया राइट्स लिमिटेड में, और मुझे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल गया था, ठीक है। तो ये थी मेरी टोटल सिलेक्शन प्रोसेस जो हुआ था राइट्स लिमिटेड में, ठीक है। और उसके बाद उनके 2 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें मेडिकल के लिए बुलाया गया था मुझे। 2 हॉस्पिटल गुड़गांव में है, दोनों में से किसी में आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी मेरी राइट्स लिमिटेड से बारे में। मैंने बहुत स्पीड में और बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करी आप लोगों को, बट कहीं पे मैं कुछ स्किप कर गया हूँ तो ज़रूर आप कमेंट करें इस वीडियो में, ठीक है। और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, और लाइक आती है तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि मोटिवेशन आती है, वीडियो का व्यूज बढ़ता है तो भी मोटिवेशन आती है, ठीक है। और साथ ही मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।